1वां जन्मदिन है। तो आज बातचीत की शुरुआत करने से पहले मैं उनका स्मरण ही करना चाहती हूँ सबसे पहले कि हमारे बीच शिवानी जी रही हैं और उनका क्या योगदान है इस पर तो मैं आगे बोलूँगी, लेकिन उनके न होने से हमारी भाषा का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाली छूट जाता और भाषा के उस बड़े हिस्से में ज़ाहिरन लौ पटगामिनी और पता नहीं साइकिल के लिए क्या क्या कहा जाता है वो सब हिस्से तो नहीं थे, लेकिन वो एक बहुत ही जानदार और सुंदर भाषा है। तो हमारी भाषा के बीच हुई और मुझे ये बात थोड़ी सी मेरे दिमाग में खलिश डालती है कि जिस भाषा की इतनी बड़ी लेखिका या जिस भाषा के कार्यक्रम के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं, हम अक्सर उसे दूसरों के मजाकिये अंदाज में देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी को लेकर मैं कोई प्रोटेक्टिव कवच वाला और इन्वर्टेड में शुद्ध हिंदी तत्समनिष्ठ संस्कृत वाली हिंदी के पैरोकार हूँ, पक्षधर हूँ, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ। हिंदी के लिए भाषा बहता नीर, बहुत पहले से कहा जा रहा है कि वह भाषा जो बहता हुआ नीर है, पानी है, नदी है, वो उसी भाषा में जान है। उसमें कंकड़ पत्थर भी आएंगे, पत्ते भी आएंगे, रेत भी, और वही भाषा, उसमें बदबू नहीं आएगी। तो हिंदी भाषा का स्वभाव ही ऐसा है। बहुत पहले जेएलएफ में जावेद अख्तर को मैं सुन रही थी और वो एक चाय की दुकान का, जैसे कि सर ने सुनाया साइकिल के पंचर बनाने वाले का किस्सा, वैसे उसने एक चाय की दुकान का किस्सा सुनाया था उन्होंने, जावेद अख्तर साहब ने, और ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया जो बोलचाल की भाषा तो छोड़ दीजिए, लिखित भाषा में भी उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वो सिर्फ जोक्स बनाने के काम में आते हैं, मजाक मखौल उड़ाने के काम में आते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि शिवानी जी ने, मैं हिंदी भाषी प्रदेश की थी, लेकिन हिंदी भाषा में मेरी रुचि बहुत अधिक नहीं थी, और शिवानी जी को पढ़ते हुए भाषा की समझ भी बनी, रुचि भी बनी, और मैं अब जानती हूँ कि हिंदी भाषा वाकई क्या है और शुद्ध भाषा किसे कहा जाएगा। तो सबसे पहले मैं शिवानी जी का स्मरण करूँगी, और जो कार्यक्रम की रूपरेखा थी वो ऐसी थी कि मैं और अर्क सर बात कर रहे थे कि युवा बच्चे जो 101 साल पुरानी शिवानी जी की जो रचनाएं हैं, जो कम से कम 51 साल तो पुरानी है ही, तो उनको कैसे पढ़ें, किस तरह से शिवानी को पढ़ा जाए और क्यों पढ़ा जाए, इस पर बात करेंगे। लेकिन मुझे युवा बच्चे तो दिख नहीं रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं उनके लिए तैयारी करके आई हूँ तो वो बातें किसी को भी सुनाऊँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। 40 मिनट का समय एक अध्यापक के लिए बहुत अधिक नहीं होता है, और वो 40 मिनट तो रीडिंग के साथ सुना ही सकता है आपको। तो चिंता नहीं कीजिए, यहाँ पे जो दिख रहे हैं लोग, मुझे लगता है वे शिवानी के साहित्य से परिचित होंगे, और हम उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे जिससे आप परिचित हैं या अपरिचित हैं। तो कैसे देखें शिवानी को। थोड़ी देर पहले मैंने जब सर अनाउंस कर रहे थे कि डीन सर सब बैठ के यहाँ आप सुनेंगे, तो मुझे लगा बच्चे नहीं मिले तो अब मैं डीन्स को ही पकड़ के सुनाऊंगी, क्योंकि वो अपने बचपन की बातें याद कर रहे थे कि जब हम चेतक को पढ़ते थे, कविता, चेतक की कविता पढ़ते थे, और उस कविता को कितना जोश आ जाया करता था, और साहित्य को तब पढ़ा करते थे। तो मैं सोच रही थी कि साहित्य को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। कोई बता सकता है, अध्यापक की हमेशा आदत होती है पूछने की, कोई भी मुझे बता सकता है आप लोगों में कि साहित्य को, जिसमें से सिर्फ कथा कहानी नहीं है, फिक्शन और नॉन फिक्शन का एक बहुत बड़ा दायरा है साहित्य का। कई लोग तो लिखे हुए सारे शब्दों को साहित्य ही मानते हैं, मतलब आप गणित के बारे में भी कोई लेख लिखेंगे तो उसे भी साहित्य माना जाएगा। तो साहित्य को पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है हमारे लिए। कोई भी आप में कोई भी नहीं दिलचस्पी रखता है इसे बोलने में। पीछे कुछ बच्चियां हैं, वो जरूर किसी कंपटीशन के लिए आई होंगी अंतराग्नि में, कोई भी नहीं बोलेगा। जी, साहित्य को पढ़ना क्यों जरूरी है, इससे बेहतर जानना यह है कि साहित्य
है क्या चीज जो आप बता रहे हो? साहित्य है क्या? बिल्कुल, साहित्य क्या है ये भी जानना ज़रूरी है, तभी हम जान पाएंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो साहित्य है कि नहीं, और जो हम साहित्य मान के पढ़ रहे हैं वो दरअसल साहित्य। तो अगर मैं सैद्धांतिकी में जाऊं तो जिसको पढ़कर आपके अंदर सहृदयता का भाव जगता है, जिससे आप लिखे हुए, जो रस की बात हो रही थी, जो रस है उससे आप कनेक्ट कर पाते हैं। आपके अंदर प्रेम के भाव हैं, आपके अंदर करुणा के भाव हैं, आपके अंदर बहुत सारे ऐसे भाव हैं जो स्थायी तौर पे मौजूद है, और जो लिखा हुआ शब्द उन भावों को उत्पन्न करता है, हम उसको साहित्य कहते हैं। अगर मैं आज की भाषा में कहूँ तो वह भाव जो हमें समानुभूति से संपन्न कर देता है। अगर मैं इसको थोड़ी अंग्रेजी की मदद से कहूँ तो जो हमें एम्पैथी से लबरेज कर देता है, जो हमारे अंदर एम्पैथी जगाता है, साहित्य वही है। उससे अलग साहित्य कुछ भी नहीं है। अगर साहित्य हमें बेहतर मनुष्य नहीं बनाता है, अगर हमारे अंदर भाषा के संस्कार नहीं पैदा करता है, तो वह सिर्फ शब्दों का जाल है। तो साहित्य क्या है ये हम तभी समझेंगे जब हम पढ़ेंगे, और पढ़ते पढ़ते हम देखेंगे कि साहित्य क्या है। तो मैं इस सत्र के लिए जो तैयारी कर रही थी, थोड़ा मेरे साथ कुछ किताबें हैं जिनमें से मुझे आपको सुनाना भी है कि शिवानी जी का साहित्य है क्या, और उससे पहले एक क्रम सोच रही थी कि हम किस क्रम में बात करेंगे। शिवानी जी के साहित्य से परिचय, जैसा कि इसका विषय है, और फिर उनके साहित्य से परिचय या साहित्य या किताबों से परिचय। तो हम उल्टी दिशा में शुरू करते हैं कि हम पढ़ते क्यों हैं और आप पढ़ते क्यों हैं। तो हमने ये बात कर ली। आप में से किसी ने मेरे मूल प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, लेकिन फिर भी दिया कि साहित्य क्या है। बिल्कुल दिया सर, आपने दिया। क्या नाम है आपका? अभी उत्तर नहीं दिया, हमने प्रश्न किया। आपने उल्टे मुझसे प्रश्न किया, आपने उत्तर नहीं दिया। आप बताइए हम पढ़ते क्यों हैं? उत्तर आपसे मैंने प्रश्न किया ताकि लोगों को पता चल सके साहित्य क्या है। जी। अब जैसे एक खाना है, उनको खाना सभी को पड़ता है, जीवन जीने के लिए, शरीर को चलाने के लिए खाना पड़ता है। उसी तरीके से हमारी जो बौद्धिक क्षमता होती है उसको दिन प्रतिदिन जब हम एक लेवल से ऊपर बढ़ाकर और बढ़ाकर और बढ़ाकर समाज की संवेदनाओं को समझने के लिए, समाज को समझने के लिए, इनके स्तरीकरण को समझने के लिए जब हम उसके रूट में जाते हैं तब हमें साहित्य बहुत जरूरी लगता है। जी जी, बिल्कुल सही कहा। तो मैं ऐसे देखती हूँ कि हम पढ़ते क्यों हैं, तो मैं दो हिस्सों में देखती हूँ। एक अपने व्यक्ति से जोड़कर, और दूसरी जैसा कि सर कह रहे थे समाज से जोड़कर। तो अपने व्यक्तिगत उत्थान के लिए भी हमें पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि जैसा कि आप लोग आईआईटी में हैं, आप बहुत सारे वैज्ञानिक शोधों से परिचित होंगे। आप जानते हैं एक हमारे अंदर हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। तो इसको जब हम पढ़ते हैं तो ये हार्मोन हम, और ख़ास तौर पर लिखी हुई किताबें पढ़ते हैं, शब्द हम अपने हाथ में छू कर जब पढ़ते हैं तो ये हार्मोन हमारे अंदर रिलीज होता है, और इससे हमें बहुत सारी चीज़ों की मदद मिलती है, जिससे हमारा स्ट्रेस कम होता है, हमारे अंदर अगर अनिद्रा की तकलीफ है वो भी दूर होती है, हमारे अंदर दूसरों के लिए कंपैशन भी पैदा होता है, यहाँ तक कि याद रखने की क्षमता। कई बार आप लोगों ने ध्यान दिया, पोस्ट कोविड हमारे अंदर भूलने की बीमारी बहुत होने लगी है, हम भूलते जाते हैं, और फिर हमारे अंदर बहुत डर हो जाता है। डिमेंशिया और अल्जाइमर इतने कॉमन हो गए हमारे अंदर। तो पढ़ने से हमारे भीतर ये सारी तकलीफ़ें थोड़ी दूर हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, इसलिए हम पढ़ते हैं। और जैसा कि समाज के लिए कि हम दूसरों के दुख को, दूसरों की तकलीफ को, उनकी पीड़ा को कहीं ना कहीं समझ पाते हैं, हम इसलिए पढ़ते हैं। तो अब इस बेसिक सवाल से, इस मूल प्रश्न से या इस आधारभूत प्रश्न से हम आगे बढ़ते हैं कि हम शिवानी को क्यों पढ़ते हैं या हमें कैसे पढ़ना चाहिए। दरअसल क्यों पढ़ते हैं सवाल ही नहीं, हम कहाँ से पढ़ें। अगर आप लोग शिवानी के प्रशंसक हैं या उनको पढ़ चुके हैं बहुत पहले, तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैंने विद्यार्थियों के लिए सोचा कि हम शिवानी को कहाँ से पढ़ें। और अगर इसके बावजूद आपको कहीं दिशा मिलती है इस बातचीत में कि कहाँ से पढ़ें, तो मेरी खुशनसीबी। अब शिवानी ने विपुल साहित्य रचा है,
उस साहित्य में उपन्यास है, कथा साहित्य है, मतलब कि कहानी संग्रह है, उसमें संस्मरण है, यात्रा वृतांत है। संस्मरणों के भी कई प्रकार हैं, व्यक्तियों पे लिखे हुए संस्मरण हैं, जगहों पे लिखे हुए संस्मरण हैं, पूरे विश्वविद्यालय पे लिखा हुआ संस्मरण है, जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि अगर आप शुरुआत भी करना चाहते हैं तो इससे कर सकते हैं। आमादेर शांति निकेतन, यहाँ पर वो, और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है, जो कि मुझे पुष्पेश पंत जी ने बताई। पुष्पेश पंत जी शिवानी के बहन के बेटे हैं। बहन के बेटे को किस संबंध से पुकारते हैं? भांजा। हाँ, भांजे हैं, लेकिन शिवानी के घर में वो पर रहकर पढ़े, तो इसलिए शिवानी के साथ उनका बहुत आत्मीय नाता रहा, क्योंकि हम जिसके घर में रहते हैं और पढ़ाई करते हैं उससे वो हमारे गार्जियन जैसा होता है। तो सिर्फ मौसी नहीं थी, नैनीताल में वो उनके घर पे रहे, तो उनके संस्मरण सुनाए उन्होंने पिछले साल नैनीताल भीमताल की एक यात्रा के दौरान, जिसमें उन्होंने बताया कि खास बात है कि इस किताब में जो शिवानी ने संस्मरण लिखे हैं वो उनके अपने नहीं हैं, वो उनकी बड़ी बहन जयंती के हैं। क्योंकि जब शिवानी गई थी और गुरुदेव से मिली थी तो 9 साल की थी, 34 में वो गई थी और 23 में पैदा हुई थी, तो 9 साल की थी। तो मूल संस्मरण जो है उनकी बड़ी बहन, तो ये क्राफ्ट है, इसको सीखिए। किसी और के संस्मरण को उन्होंने अपना संस्मरण बनाकर हमारा शांति निकेतन, कैसा था हमारा शांति निकेतन, ऐसा लिखा है। और अपने जीवन के बारे में जो एक निष्क्रियता रखी जा सकती है, वो उनके एक आत्मकथात्मक किताब है। बहुत लंबी चौड़ी आत्मकथा नहीं है, लेकिन सुनहु तात या अकथ कहानी ये है। और इस किताब से अगर हम शिवानी को थोड़ा, अगर हम किसी व्यक्ति को जान लेते हैं तो हमारी दिलचस्पी, अगर आप अभी, अगर मैंने शुरू किया तो 14 पेरे से शुरू किया, कोई अतिथि से शुरू कर सकता है, कोई अपराधी कौन से, लेकिन अगर आज आप शिवानी को पढ़ने जाएंगे तो कहाँ से पढ़े ये मैं आपको बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी व्यक्ति को जानकर हमारी और दिलचस्पी होगी उनकी रचना संसार में, क्योंकि उनके पात्रों, किसी भी कोई भी व्यक्ति पात्र कब बन जाता है ये उनकी आत्मकथात्मक हिस्से को पढ़ के जानेंगे। जैसे मनु भंडारी ने एक बार कहा था कि मेरे एक पात्र में 4 लोग हैं, क्योंकि वो 4 व्यक्ति हैं और उससे मैंने एक पात्र बनाया है। किसी से चलने की अदा, किसी से बोलने की, किसी से भाषा और किसी से उसका स्वभाव लिया है, किसी का रूप रंग। अब शिवानी के भी पात्र कुछ लोगों के मिले जुले थे, कभी कभी किसी एक व्यक्ति में इतना वैविध्य था तो लोग उनसे पूछते थे। जैसे मैंने यहाँ आने के बारे में एक पोस्ट डाली, हालांकि मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत कमेंट्स किए और उसमें एक महिला ने बहुत दिलचस्प सी बात रखी कि मैं संकोची स्वभाव की थी, लेकिन मुझे कृष्णकली इतनी पसंद थी कि मैंने कृष्णकली के बारे में उनसे पूछा कि ये क्या आज भी जीवित है? तो शिवानी ने बताया कि हाँ, क्या ये सचमुच का पात्र है? तो शिवानी ने बताया कि हाँ, आज भी जीवित है। जबकि आप देखते हैं कि शिवानी की कृष्णकली अंततः कैंसर से मर जाती है। ये कोई ऐसा क्लाइमेक्स नहीं है जिसको खोल देने से कोई सस्पेंस थ्रिलर आप नहीं पढ़ पाए। हो सकता है मैं आज बताऊं तो कृष्णकली कैंसर से कैसे मर जाती है और कैसी कृष्णकली थी, जिसके बारे में मेडिकल स्टूडेंट के छात्र डिस्कस कर रहे थे और उनके प्रोफेसर ने सुना कि कोई कृष्णकली जिंदा है कि मर गई, इतनी चर्चा हो रही है। और उसके बाद उनको हुआ कि ऐसा कौन मरीज है जिसके बारे में इतने छात्र चिंतित हैं, तो पता चला कि वो तो कोई ऐसा मरीज नहीं है जो हॉस्पिटल में, लखनऊ मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में एडमिट कोई मरीज नहीं है, वो तो एक किरदार है जो धारावाहिक रूप से धर्मयुग में खुद शिवानी ने लिखा है। और ये इस किस्से को इतनी बार सुनाया गया कि इसका रस निचोड़ गया। लेकिन मुझे पीछे कुछ बच्चे दिख रहे हैं जिन्होंने सुना नहीं होगा, तो सोचिए आपकी उम्र के बच्चे उस समय में धर्मयुग साप्ताहिक पढ़ते थे और धार्मिक में आने वाली इस धारावाहिक को पढ़कर उनकी इतनी दिलचस्पी पड़ी कि वो जानने को उत्सुक रहे कि कृष्णकली जिंदा है कि मर गई। वास्तविक जिंदगी में कृष्णकली जिंदा है, लेकिन शिवानी की कृष्णकली की मृत्यु हुई। क्यों? अभी यहाँ आने से पहले मैं रास्ते में सोशल मीडिया में स्क्रॉल कर रही थी, तो वहाँ पे एक बहुत दिलचस्प सी बात एक फिल्म के डायरेक्टर के हवाले से पढ़ी। मैं आपको सुनाती हूँ, क्योंकि हमें साहित्य वही है जो दूसरी कलाओं से हमें जोड़ देता है, फिल्मों से, ड्रामा से, बहुत सारी चीज़ों से। तो
तो ये अल्फ्रेड हिचकॉक का एक साक्षात्कार का हिस्सा है। मान लीजिए कि किसी सिनेमा में एक दृश्य है कि चोर तिजोरी से कुछ चुरा रहा है। तभी मकान की मालकिन सीढ़ियों से उस कमरे की ओर बढ़ रही है। एक दर्शक के रूप में आप यही बना रहे होते हैं कि चोर मालकिन के आने से पहले भाग जाए और पकड़ा न जाए। एक निर्देशक ये जानता है कि दर्शक के रूप में आप चाहते हैं कि चोर भाग जाए, इसलिए वो वही दृश्य रचता है। तो एक कथाकार अपने समाज की नब्ज जानता है और उसे पता है कि लंबे समय तक याद रहने वाले किरदार रोमियो और जूलियट कभी मिले नहीं और अंततः त्रासद मृत्यु के शिकार हुए, और त्रासदी आपके दिल के किसी कोने में आपके अपने ही अधूरे प्रेम की तरह से याद रहती है। तो कृष्णकली बच जाती तो कृष्णकली एक बहुत बेचारगी, बहुत ऐसी जिंदगी के साथ जिसमें कुहा पोह था। बहुत सारे लोग इन अंतों के चलते शिवानी को मानते हैं कि वो चीज़ों को थोड़े पिछड़ेपन से, थोड़े तकियानुसी अंदाज से देखती हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि जवाहरलाल नेहरू ने जो अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखते हुए कहा था कि पुरानी चीज़ों को कभी भी नए समय के टूल्स से नहीं देखना चाहिए, पुरानी चीज़ों को उनके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ही देखना चाहिए। ये हम सबके लिए सच है, खासतौर पे आज के समय में जब इतिहास को खोद कर नए नए तरीके से बदलने की कोशिश की जा रही है। तो इस समय में हमें किसी भी इतिहास को, चाहे वो साहित्य का ही इतिहास क्यों नहीं हो, चाहे वो कहानियाँ ही क्यों नहीं हो, हमें आज के टूल से नहीं देखना चाहिए। स्त्रीवाद के आज के टूल्स से हम अगर शिवानी को पढ़ेंगे तो हमें दसियों खामियां नजर आएंगी, लेकिन अगर हम आज़ादी के ठीक बाद के पहाड़ के जीवन को देखें तो हमें उनकी कहानियां कभी भी पिछड़ी हुई नजर नहीं आएंगी। हमें उनकी स्त्रियां बहुत ही सशक्त नजर आएंगी। उनकी स्त्री किरदार जो हैं उसमें भैरवी, मतलब जो संसार को छोड़कर सन्यासी बन गई। एक कहानी है हिंदी की बहुत दिलचस्प, क्या तुमने सरदार भिखारी देखा है? बहुत दिलचस्प कहानी है। आपके अगर साहित्य में रुचि हो तो हिंदी की ये एक कहानी ज़रूर ढूंढ के पढ़िएगा। किसकी है या गूगल के इस दौर में आप रिसर्च कीजिए, सब कुछ मैं ही क्यों बताऊँ। तो इसलिए मैं शिवानी की ये बात बताती हूँ कि शिवानी की अलग माई पढ़ के मुझे लगा कि मैंने पहली बार सन्यासिनी का ऐसा चित्रण पढ़ा, और मैंने बहुत सारे साधुओं को घर के बाहर भिक्षा मांगते देखा था। ये बचपन की बात बता रही हूँ कि मेरे घर के आगे कुछ दे दो खाने के लिए ऐसा अलग जगाते हुए बहुत सारे ऐसे वैरागी गेरुए वस्त्र में साधु सन्यासी आते थे। बहुत सारे भिखारी भी आते थे, लेकिन साधु सन्यासी उनसे अलग थे। लेकिन मैंने किसी स्त्री भिक्षुक को नहीं देखा था। तो मेरे लिए भी हैरानी की बात है। और उनकी एक नहीं कई सारी कहानियों में ऐसे किरदार आते हैं, और वो तो रियल लाइफ का ही किरदार है जो अलग माई का है, जिसका संस्मरण पिछले साल इरा यहाँ सुना रही थी। और उनकी एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है 14 फेरे। 14 फेरे में जो अहिल्या है नायिका, उसकी माँ नंदी, वो भी अपने जीवन से ऊबकर सन्यासी बन जाती है, जबकि उसके जीवन में अगर कुछ चीज़ों को अनदेखा कर दे तो सुख समृद्धि और पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन व्यक्ति का यही तो है, जहाँ उसके दिल में एक कील चुभी है और उस कील को वह अनदेखा नहीं कर पाता है, वह कील चुभती रहती है। वह किस तरह से तीसती है, यह साहित्य में शिवानी ने हमें बताया। अब इस अगत कहानी में एक बहुत दिलचस्प सा हिस्सा है, क्योंकि मुझे याद है तो मुझे अभी पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, मैं कोई और हिस्से सुनाऊंगी। इससे मैं सिर्फ एक बात बताती हूँ कि शिवानी का जो जन्म हुआ था ना 1923 में 17 सितंबर को, उस दिन विजयादशमी थी। जो मैं नारीवाद को स्त्रीवाद क्यों कहना चाहिए आपको पता है? इसलिए कि नर और नारी दोनों बायोलॉजिकल कंडीशन है, और स्त्री और पुरुष ये दोनों जेंडर कंडीशन है जो समाज में पैदा हुए। तो कई बार हम बहुत महान बताने के लिए नारी कहते हैं, नहीं, आप उसकी सिर्फ शारीरिक कंडीशन जिसमें वो पैदा हुए उसको बता रहे हैं। नारी कहना मतलब देवी जैसा बता देना नहीं कहना है। स्त्री कहना मतलब सामाजिक कंस्ट्रक्ट जो है उसको स्वीकार करना। इसलिए हमारे जैसी स्त्रियां मन से स्त्रीवाद ही कहना पसंद करती हैं। तो स्त्रीवाद के चश्मे से जब हम देखते हैं और जब खामियां नजर आती हैं तो मुझे ये बात याद आती है कि शिवानी का जो जन्म हुआ था
वो विजयादशमी को हुआ था। तो विजयादशमी को आपको पता है बंगाल में, बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हिस्सों में जो देवी की प्रतिमा लगाई जाती है पंडालों में, विजयादशमी को उनकी विदाई होती है, विदा किया कर दिया जाता है और विदा के समय एक शोक, एक दुख की बेला होती है। तो जो उदासी और करुणा है शिवानी के यहाँ, जो समाज में स्त्रियों की दुख है उनको दिखती है, उनको अंडरलाइन करती है, उन पर आक्रोश भी है उनको। कई बुआओं की कहानी, कई बहनों की कहानी, बाल विधवा स्त्रियों की कहानी, समाज से परित्यक्त स्त्रियों की कहानी जब वो लिखती हैं तो उनमें गहरा आक्रोश है। प्रेम के चलते समाज का दंड पाई हुई अल्हड़ किशोरियों की कहानी जब वो लिखती हैं तो उनमें एक चिंता है। ये वही उदास नजर है जो विजयादशमी के दिन विदा होती दुर्गा की नजर की है। तो वो संतप्त होती है, वो दुखी होती है, लेकिन वो क्रोध से भरी हुई नजर। तो आज जो क्रोध से भरी हुई नजर है, आज जो अग्रेशन है, आज जो सब कुछ बदल देने की चाहत है, क्योंकि सतत लड़ाई से जो एक ऊब और थकन है कि ये कब तक है, वो उनके यहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी स्त्रियां किसी रिग्रेसिव आइडिया को, किसी पुरातन सोच को मानने वाली हैं। सब कहीं नहीं कहीं काउंटर करती हैं, और किस किस तरह से काउंटर करती हैं ये जब आप उनके लिटरेचर को पढ़ेंगे तो देखेंगे। खैर, मैं आप कहेंगे कि मेरी प्रिय किताब कौन सी है उनकी, तो मेरे लिए चुनना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि मैं आपको सुनाना चाहती हूँ शिवानी कैसे एक बड़े परंपरा से जुड़ती हैं। हम लोग उस सारी परंपरा से कट गए हैं क्योंकि हमें कंज्यूम हो जाने की आदत हो गई है। अक्सर मैं चेतावनी की तरह से अपने स्टूडेंट से कहती हूँ, लेकिन मैं भी मुझे लगता है इसकी शिकार हूँ। हम लोग बहुत छोटे स्पैन के लिए रील्स देखते हैं, शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता उसको देखते देखते कब 1 घंटा हो जाता है, कब 1.5 घंटा हो जाता है, कब 2 घंटा हो जाता है। तो एक मेरा विद्यार्थी दूसरे की शिकायत करते हुए कह रहा था, मैं ज़्यादातर किशोर उम्र के बच्चों के साथ काम करती हूँ, मतलब जिसे अंग्रेजी में यंग एडल्ट्स कहा जाता है। मुझे ये दिमाग का बहुत उर्वर समय लगता है और मुझे उनके साथ काम करने बहुत चुनौतीपूर्ण भी लगता है और मज़ा भी आता है। तो एक दूसरे की शिकायत भी करते हैं और एक दूसरे की बातें छुपाते भी। तो एक ने दूसरे की शिकायत की, ये रील्स बनाता है। तो मैंने कहा अच्छी बात है वो बनाता है, लेकिन तुम तो देखते हो। तो बनाने वाला तो फिर भी अपना एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में कुछ हासिल कर लेगा, चंद रुपए, थोड़ी प्रसिद्धि, जो सिर्फ प्रसिद्ध होने के लिए प्रसिद्धि होगी। रील के लिए आप देखिए और कुछ भी नहीं, कंटेंट क्रिएटर सिर्फ फेमस है क्योंकि वो फेमस है। मैं उनको नेगेटिव नहीं देख रही हूँ, बहुत अच्छी बात है, हम सब बनाते हैं, हम भी कविता पढ़ के रील बना देते हैं। लेकिन हमारी मित्र हैं यहाँ पल्लवी जी, वो भी कविता पढ़ती हैं, 1 मिनट 2 मिनट की कविता हम लोग भी पढ़ते हैं। लेकिन हम सारे लोग वहाँ पर जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। कई बार हम जानते ही नहीं, हम कंज्यूम हो जा रहे हैं, बस अपना समय दिए जा रहे हैं और इस परंपरा को भूल गए हैं जो लिटरेचर की, साहित्य की है। अब मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाती हूँ, जो भूमिका बहुत कम लिखती थी शिवानी, इसमें लिखा है। किसी काल्पनिक यज्ञशाला के निर्माण हेतु एकत्रित की गई चंदे की विपुल राशि इसी मेदुल बहु चिकनी काया की तहों में बिछी है, यह कौन जान सकता है भला। इसी भांति भृगु संहिता के उस रहस्यमय युवा दैवक ये मार्तंड की लोमहर्षक कहानी। आप में से कितने लोगों ने लोमहर्षक शब्द भी नहीं सुना होगा, और लोमहर्षक का मतलब क्या होता है? तो सबको नहीं कह रही हूँ, मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग सुने होंगे। मैं कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ कि हो सकता नहीं सुने, क्योंकि ये स्टडी कहती है कि हमारी भाषा पिछले 10 सालों में 500 से कम होते होते अब 100 से 200 शब्दों में सिमट गई है। हम आसान करने के नाम पे हम अपनी भाषा से तमाम सुंदर शब्दों को हटा रहे हैं। लोमहर्षक का मतलब होता है जब आपके रोए भी प्रसन्नता से या रोमांच से या किसी तरह की ऐसी घटना सुने जिससे सिहर जाए, खड़े हो जाए, आपके रोंगटे खड़े कर देना, इसको एक्सप्लेन करता है। कभी कभी वो आनंद से विस्मय आदि इसीलिए कहते हैं, विस्मय आदि भाव होते हैं, वो लोमहर्षक घटनाएं होती हैं जो वैसा महसूस कराती हैं। तो लोमहर्षक कहानी लिखते कई बार मेरी उंगलियां मचल उठी
लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर इस शब्द का अर्थ भी आपको नहीं आएगा तो भी ये भाषा आपको संप्रेषणीय है, समझ में आ रही है। किंतु लेखनी की व्यवस्था भी कैसी दारुण करुण व्यवस्था है, यह केवल वही समझ सकता है जो स्वयं भुक्तभोगी रह चुका है। कल्हड़ की राज तरंगड़ी की ये पंक्तियां मुझे अत्यंत प्रिय हैं। कवि यदि सर्जक की ज्ञान गम्य भाव राशि को अपने ज्ञान नेत्र से अवलोकन नहीं करेगा, तब उसकी दिव्य दृष्टि का प्रमाण ही भला किसी को क्या मिल पाएगा। तो इसी से संचालित होती हैं कि अपने सिर्फ भाव से नहीं, अपनी ज्ञान दृष्टि से भी उसको देखना। और इसी ज्ञान दृष्टि से देखकर उन्होंने लिखा है ये अपराधिनी। अपराधिक कौन? अपराधिक कौन वो रचनाएं हैं कहानी के रूप में लिखी हुई, जो उनको एक बार न्योता मिला लखनऊ के जेल से, और वहां जाकर उन्होंने कैदियों के साथ कुछ समय बिताया, उन कैदियों की कहानियां सुनी और उसको बहुत ही तटस्थ होकर उनके किरदारों को विकसित किया। इसमें बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन भी हुए, बहुत सारे अधिकारी वर्ग में भी एक हिस्सा है जिसको पढ़कर बहुत सारी दिक्कतें। मैं कुछ हिस्से सुनाऊंगी, मुझे लगता है मैं खड़े होकर सुनाती हूँ क्योंकि ये एक हाथ से माइक पकड़ना, एक हाथ से किताब लेकर